Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर और इसमें जो है हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है x स्क्वेयर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 3y स्क्वेयर इंटू यू इज इक्वल टू 0 और इसी के साथ ही जो है हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है कि u ऑफ x, 0 जो है वो बराबर होगा e की पावर 1 बाई x के और इसी के साथ ही हमें ये भी दिया गया है कि u ऑफ x, y जो है वो सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इनिशियल कंडीशन को भी। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली पूछा क्या गया है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। जो भी स्टेटमेंट सही होंगी वो होंगी आंसर इस क्वेश्चन का। और इस केस में जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई है वो दी गई हैं ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि u ऑफ 1, 1 जो है वो बराबर है e की पावर 2 के। ऑप्शन सी में दिया गया है कि u ऑफ 1, 1 जो है वो बराबर है e की पावर -2 के। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है कि अगर हम अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस इनिशियल कंडीशन को, तो वहां से जो है हमें सोल्यूशन मिल सकता है u ऑफ x, y जो कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो सही होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर तो इसमें जो है एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो सही हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके की दी गई है और साथ ही साथ हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस इनिशियल कंडीशन को। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच कुछ इस तरीके से करेंगे। इसमें जो है हम हर एक ऑप्शन को कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और फिर उसके बाद जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए में जो है हमें ये चीज कही गई है कि जो हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और इस ऑप्शन को जो है वो सही या गलत प्रूव करने से पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो बेसिकली किस फॉर्म की होती है। तो इस केस में जो जनरल सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के अंदर, उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है a इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस c इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वेयर प्लस d इंटू डेल u बाई डेल एक्स प्लस e इंटू डेल u बाई डेल वाई प्लस f इंटू u इज इक्वल टू g। जहाँ पे ये a, b, c, d, e, f, g ये सारे के सारे या तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या तो ये जो है वो फंक्शंस होंगे और इसी के साथ ही ये जो a, b, c है ये इकट्ठे जो है वो वैनिश कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर ये जो है इकट्ठे वैनिश हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई है कि जो हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ऑप्शन जो है वो सही है या गलत है। अगर हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उससे जो है ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं होती है तो उस टाइम पे जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहले तो ये एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इस केस में b जो है वो बराबर है x स्क्वायर के जो कि 0 के बराबर नहीं है और साथ ही साथ a और c ये दोनों के दोनों 0 हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए जो है हम कंपेयर करेंगे इसे इस इक्वेशन से। तो वहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि a जो है वो 0 के बराबर है, b x स्क्वायर के बराबर है, c 0 के बराबर है, d भी 0 के बराबर है और साथ ही साथ e भी जो है वो 0 के बराबर है और इस केस में f जो है वो 3y स्क्वायर के बराबर है।
तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि b और f जो है ये दोनों के दोनों फंक्शंस है x और y के, और साथ ही साथ इस केस में क्या है कि a, c, d, e ये चारों के चारों जो है वो 0 के बराबर हैं। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो एक सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हमारे ऑप्शन ए में दिया गया था कि ये जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इससे जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक डिस्कशन करने के बाद जो है हमें ये चीज पता चल गई है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अब हमें डिस्कस करना है ऑप्शंस बी, सी और डी के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन डी के बारे में। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से जो है निकालने की कोशिश करेंगे u ऑफ x, y जो कि सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर तो इससे जो है हमें सोल्यूशन मिल जाता है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इससे हमारे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हमने सोल्यूशन निकाला होगा हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे यूज करके जो है हम चेक कर सकते हैं हमारे ऑप्शंस बी और सी को। लेकिन अगर हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जो है नहीं निकाल पाते हैं सोल्यूशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उससे जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है हमें एक दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम निकाल सके हमारा सोल्यूशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसे यूज करके जो है हम चेक कर सके हमारे ऑप्शंस बी और ऑप्शन सी को। और यही रीजन है कि हम सबसे पहले ऑप्शन डी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शंस बी और सी के बारे में। और ऑप्शन डी में जो है हमें ये चीज चेक करनी है कि मेथड जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का, क्या हम उससे यूज करके जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का या कि नहीं। और उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि u ऑफ x, y जो है वो बराबर है x ऑफ x इंटू y ऑफ y के। अब इसमें हम क्या करेंगे कि u ऑफ x, y को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू होगा x ऑफ x इंटू y डैश ऑफ y, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू y डैश। अब हम जो है इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल सके डेल टू u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल y, जो कि बराबर किसके होगा, x डैश इंटू y डैश के। अब हम आ जाते हैं हमारी इक्वेशन 1 की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके की थी। और इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे डेल टू u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल y की, और साथ ही साथ u की। तो उसके बाद ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, x स्क्वायर x डैश y डैश प्लस 3y स्क्वायर xy इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इस 3y स्क्वायर xy को जो है वो ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो उसके बाद ये चीज इम्प्लाई करेगी x स्क्वायर x डैश y डैश जो है वो बराबर होगा माइनस 3y स्क्वायर xy। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू x डैश डिवाइडेड बाय x, जो कि बराबर होगा माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई डैश। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो बराबर है k के, जो कि इस केस में हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन हमारी इक्वेशन 2 की, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डैश डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू k के बराबर है। इस इक्वेशन में हम फर्दर कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि हम इस एक्स स्क्वायर को जो है वो ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो इस ट्रांसफर के दौरान जो है ये आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में k के। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो इम्प्लाई करेगी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स जो है वो बराबर होगा k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ। तो उसके बाद हमें मिलेगा log ऑफ x जो है वो बराबर होगा माइनस k डिवाइडेड बाय एक्स प्लस log ऑफ c1, जहाँ पे c1 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें हम ये जो माइनस k डिवाइडेड बाय x को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ e की पावर माइनस k डिवाइडेड बाय x। इसे हम ऐसे इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये जो e है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस log से, और ये दोबारा से जो है वो बना देगा माइनस k डिवाइडेड बाय x। और अगर हम माइनस k डिवाइडेड बाय x को ऐसे लिख सकते हैं तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। log ऑफ x जो है वो बराबर होगा log ऑफ e की पावर माइनस k डिवाइडेड बाय x प्लस log ऑफ c1, और इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ c1 इंटू e की पावर माइनस k डिवाइडेड बाय x के, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n जो है वो किसके बराबर होता है, log ऑफ mn के बराबर होता है। और इस केस में हमारा m जो है वो किसके बराबर है, e की पावर माइनस k डिवाइडेड बाय x के, और साथ ही साथ हमारा n जो है वो c1 के बराबर है।
तो इसी वजह से जो है हमने इसे इस तरीके से लिखा है। और यहाँ से हमें ये चीज पता चली है कि log ऑफ x जो है वो बराबर है log ऑफ c1 इंटू e की पावर माइनस k डिवाइडेड बाय x के। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का log है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस राइट हैंड साइड के log से। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा कि x जो है वो बराबर होगा c1 इंटू e की पावर माइनस k डिवाइडेड बाय x के। x की वैल्यू निकालने के बाद जो है अब हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू, जो कि किससे कर सकते हैं, जब हम कंसिडर करेंगे हमारी सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन हमारी इक्वेशन 2 की। -3y² इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई डैश जो है वो बराबर होगा k के। इसी इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू होगा -3y² डिवाइडेड बाई k। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा कि log ऑफ y जो है वो बराबर होगा -y³ डिवाइडेड बाई k प्लस log ऑफ c2, जहाँ पे c2 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। और इसमें भी जो है यही चीज हो रही है कि -y³ डिवाइडेड बाई k को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k, क्योंकि इस केस में क्या है कि ये जो e है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस log से और दोबारा से बना देगा -y³ डिवाइडेड बाई k। और जब हम -y³ डिवाइडेड बाई k को ऐसे लिखेंगे तो उसके बाद ये इक्वेशन जो वो कुछ इस तरीके की होगी। log ऑफ y जो है बराबर होगा log ऑफ e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k प्लस log ऑफ c2। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n जो है वो किसके बराबर होता है, log ऑफ mn के बराबर होता है। लेकिन इस केस में हमारा m जो है वो बराबर है e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k के, और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है c2 के। तो ये चीज जो है वो फर्दर बराबर होगी log ऑफ c2 इंटू e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k। यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि log ऑफ y जो है बराबर है log ऑफ c2 इंटू e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k के। और इस केस में ये जो लेफ्ट हैंड साइड का log है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस राइट हैंड साइड के log से, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा y जो है वो बराबर होगा c2 इंटू e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k के। x और y की वैल्यू निकालने के बाद जो है अब हम कंसिडर करेंगे u ऑफ x, y को, ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सके x और y की वैल्यू को। और उसके बाद जो है हमारा u ऑफ x, y जो है वो बराबर हो c1 इंटू e की पावर -k डिवाइडेड बाई x, c2 इंटू e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k, जो कि फर्दर बराबर होगा c इंटू e की पावर -k डिवाइडेड बाई x इंटू e की पावर -y³ डिवाइडेड बाई k। और इस केस में c1 इंटू c2 जो है वो हमने लिया c के बराबर, जो कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हमें ढूंढनी पड़ेगी इस आर्बिट्री कांस्टेंट c और k की वैल्यू, ताकि जो हमारा सोल्यूशन है u ऑफ x, y हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फ्री हो जाए आर्बिट्री कांस्टेंट से। तो उसके लिए जो है हम कंसिडर करेंगे हमारी गिवन इनिशियल कंडीशन को, जो कि है u ऑफ x, 0 जो है वो बराबर है e की पावर 1/x के। इस इनिशियल कंडीशन को यूज करने का बेसिकली ये मतलब है कि हमें u ऑफ x, y के अंदर जो है y की जगह 0 लेना पड़ेगा, ताकि हमें मिल सके e की पावर 1 डिवाइडेड बाई x जो है वो बराबर हो c इंटू e की पावर -k डिवाइडेड बाई x के। इस इक्वेशन से जो है हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा c जो है वो 1 के बराबर है और साथ ही साथ k जो है वो -1 के बराबर है। और जब हमने c इक्वल टू 1 और k इक्वल टू -1 हमारे u ऑफ x, y के अंदर लिया, तो उसके बाद हमारा u ऑफ x, y जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा e की पावर 1 डिवाइडेड बाई x इंटू e की पावर y³। और इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर 1/x प्लस y³, जो कि सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि जब हमने मेथड लगाया हमारे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का, तो वहां से जो है हमें मिला सोल्यूशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी और साथ ही साथ हमारी गिवन इनिशियल कंडीशन को भी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ u ऑफ x, y जो कि बराबर है e की पावर 1 डिवाइडेड बाई x प्लस y³, ये जो है वो सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑप्शन डी जो है वो सही प्रूव हो ही गया है। और साथ ही साथ जो है हमें मिल गया है कि u ऑफ x, y जो है वो हमारा सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अब बारी आती है हमारे ऑप्शंस बी और सी की। ऑप्शन बी में दिया गया है कि u ऑफ 1, 1 की वैल्यू जो है वो e की पावर 2 के बराबर होगी। और साथ ही साथ ऑप्शन सी में दिया गया है कि u ऑफ 1, 1 जो है वो बराबर होगा e की पावर -2 के। और इन दोनों ऑप्शंस में से जो है कोई एक ही ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है, क्योंकि u ऑफ 1, 1 जो है वो एक ही वैल्यू जो है वो ले सकता है।
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से ये जानने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा u ऑफ 1, 1 की वैल्यू को, और जो कि तभी निकल सकती है जब हम u ऑफ x, y के अंदर x की जगह 1 ले और साथ ही साथ y की जगह 1 ले। तो उसके बाद हमें मिलेगा u ऑफ 1, 1 जो कि किसके बराबर होगा e की पावर 1 प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा e की पावर 2 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली है कि u ऑफ 1, 1 की वैल्यू जो है वो e स्क्वायर के बराबर है। और अब मैं आ जाती हूँ हमारे ऑप्शंस बी और सी की तरफ। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि u ऑफ 1, 1 जो है वो बराबर होगा e स्क्वायर के, लेकिन हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है कि u ऑफ 1, 1 जो है वो बराबर होगा e की पावर -2 के। तो इसका मतलब ये कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है कि u ऑफ 1, 1 जो है वो बराबर होगा e स्क्वायर के। तो इससे जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों गलत है, और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों जो है वो सही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने के साथ ही जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।